Hello guys, welcome to my channel Scarcity World. My name is Dharmendra Sidani and today we are discussing about important questions of microeconomics यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दो, तो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, व्यष्टि के भी हैं, समष्टि के भी हैं, बट अभी मैंने सिर्फ व्यष्टि की वीडियोस ही अपलोड करे हैं, तो मैं आपको सिर्फ व्यष्टि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा और आने वाली वीडियोस में मैं पहले समष्टि अर्थशास्त्र के सारे टॉपिक्स क्लियर करने के बाद उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो बना लूंगा। तो आज हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो 1 नंबर के क्वेश्चंस या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनके जो 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं या जो 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की। तो 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे किसी भी टॉपिक के नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो भी टॉपिक थे, जैसे उत्पादन, उपयोगिता, उपभोक्ता, आगम, लागत, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पादन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, या लागत से क्या अभिप्राय है, या आगम या संप्राप्ति किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो भी मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ा है उनका एटलीस्ट आपको मीनिंग आना चाहिए कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। जैसे मेरी लास्ट वीडियो थी बाजार के ऊपर, तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बाजार का मतलब क्या होता है। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बाजार से क्या अभिप्राय है, तो आप लोगों को वहां लिखना है बाजार से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष से न होकर क्रेताओं व विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक संबंध से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना गया है। तो अर्थशास्त्र के जनक माना गया है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना गया है। वहीं अगर भारतीय अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाता है तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है चाणक्य या कौटिल्य। समष्टि अर्थशास्त्र की अगर जनक का अगर क्वेश्चन आता है तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को, जॉन मेनार्ड किन्स। वहीं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां दे रखा है उपयोगिता से क्या अभिप्राय है। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है, तो किसी वस्तु या सेवा में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की जो क्षमता होती है, किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की या उन्हें संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को, उसी क्वालिटी को, उसी गुण को उपयोगिता कहा जाता है। यहां एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादन फलन किसे कहते हैं, तो उत्पादन और उत्पादन के साधन, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो हमें 5 साधनों की आवश्यकता होती है, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और साहसी। तो ये पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और साहसी मिलकर जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उस उत्पादन में और उत्पादन के 5 साधनों में जो संबंध है, जो फलनिक संबंध है, उसे ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। सामाजिक लागतें किसे कहते हैं, सामाजिक लागतों से क्या अभिप्राय है, तो सामाजिक लागतें वे लागतें होती हैं जो समाज द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वहन करनी पड़ती है। यानी जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, कोई भी फर्म, कोई भी उद्योग जब किसी वस्तु का उत्पादन करेगा गाइस, तो उसमें क्या होगा कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान धुआं निकलेगा, धूल उड़ेगी, ठीक है, या फिर वो जो केमिकल वो जो नदी नालों में जा रहा है वो उस पानी को प्रदूषित करेगा। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाज को जो अप्रत्यक्ष रूप से हानि उठानी पड़ती है, उसे ही हम सामाजिक लागतें कहा जाता है। वहीं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आने का चांसेस रहते हैं कि आयताकार अतिपरवलय कौन से लागत वक्र को कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयताकार अतिपरवलय कौन से लागत वक्र को कहा जाता है। तो इस प्रकार के लागत वक्र को आयताकार अतिपरवलय बोलते हैं। जो भी इस तरह की शेप होता है, इस तरह की शेप को ही हम आयताकार अतिपरवलय बोलते हैं। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो औसत स्थिर लागत वक्र, औसत स्थिर लागत, जो मैंने लागत वाले वीडियो में क्लियर कराया था, औसत स्थिर लागत वक्र को ही क्या कहते हैं, आयताकार अतिपरवलय, अतिपरवलय, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो औसत स्थिर लागत वक्र को ही आयताकार अतिपरवलय कहते हैं। लिफाफा वक्र किसे कहते हैं, लिफाफा वक्र किसे कहते हैं, तो लिफाफा वक्र कहते हैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को। इस तरीके का जो ये वक्र होता है, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को लिफाफा वक्र भी कहा जाता है, इसे हम लिफाफा वक्र भी कहते हैं। अवसर लागत से क्या अभिप्राय है, अवसर लागत से क्या अभिप्राय है। अवसर लागत का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है कि उत्पादन के किसी साधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य, उत्पादन के किसी साधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य उस साधन की अवसर लागत कहलाती है।
जैसे मान लो कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने मेरा सीवी जो रिज्यूमे है वो मैंने 3 कंपनियों को सेंड करा और तीनों कंपनियों से मुझे जॉब ऑफर है। पहली कंपनी से जो मुझे जॉब का ऑफर आया वो 40,000 रुपए सैलरी है मेरी, सेकंड कंपनी के अंदर 50,000 रुपए सैलरी है और जो थर्ड कंपनी है उससे मुझे 60,000 यानी 60,000 रुपए सैलरी मिल रही है। तो मेरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य तो है 60,000, लेकिन दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य कौन सा है? 50,000 है ना। तो यही 50,000 रुपए मेरी क्या कहलाएगी? अवसर लागत, क्योंकि मैं जॉब तो करने जाऊंगा 60,000 वाली थर्ड कंपनी में, लेकिन इस जॉब के लिए मैंने कौन सी जॉब का सेक्रीफाइस किया है? सेकंड वाली जॉब का सेक्रीफाइस किया है। तो हमारा त्याग मूल्य ही हमारी अवसर लागत कहलाती है। तो अवसर लागत का मतलब होता है उत्पादन के किसी साधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर बताइए या कोई 4 अंतर बताइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, जब हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन छोटे स्तर पर करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, और जब हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन बड़े स्तर पर या विशाल स्तर पर करते हैं तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत। आप चाहो तो अंतर के अंदर ये पॉइंट भी लिख सकते हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है आय व रोजगार सिद्धांत। आय व रोजगार सिद्धांत। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। व्यष्टि तथा समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इस व्यष्टि तथा समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रैगनर फ्रिश ने। रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया था 1933 में। ठीक है, रैगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि यानी कि माइक्रो और समष्टि यानी मैक्रो वर्ड्स का सबसे पहले यूज किया था रैगनर फ्रिश ने 1933 में। और रैगनर फ्रिश ने ही स्थैतिक तथा प्रावेगिक शब्दों का प्रयोग किया था। स्थैतिक तथा प्रावेगिक शब्दों का प्रयोग भी रैगनर फ्रिश ने किया था और वो किया था 1928 के अंदर। वो किया था 1928 के अंदर। ठीक है, तो व्यष्टि तथा समष्टि यानी कि माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, ये शब्दों का प्रयोग किया रैगनर फ्रिश ने किया था 1933 में। और स्थैतिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ड्स का प्रयोग भी रैगनर फ्रिश ने किया था 1928 के अंदर। तो मैंने लास्ट वीडियो में बाजार के अन्य स्वरूप के बारे में पढ़ाया था कि बाजार के कई सारे स्वरूप होते हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार। तो कई बार इनका बड़ा अगर क्वेश्चन आता है तो इनके पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार है उसके कई बार क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। परंतु कई बार इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कीमत विभेद कौन से बाजार की विशेषता है? कीमत विभेद कौन से बाजार की विशेषता है? तो कीमत विभेद एकाधिकार बाजार की विशेषता है। जो कीमत विभेद जो प्रक्रिया है वो एकाधिकार बाजार की विशेषता होती है। और वस्तु विभेद, वस्तु विभेद कौन से बाजार की विशेषता है? तो आपको लिखना है वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक बाजार की विशेषता है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, एकाधिकार मतलब मोनोपोली और एकाधिकारात्मक मतलब मोनोपोलिस्टिक, दोनों अलग अलग है। एकाधिकार में कीमत विभेद होगा और एकाधिकारात्मक में वस्तु विभेद होगा, तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है तो वो अपनी मर्जी से कीमतों को फ्लक्चुएट कर सकता है, कीमतों को डिसाइड कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, तो वहां कीमत विभेद हो सकता है एकाधिकार में। लेकिन एकाधिकारात्मक में विक्रेता बहुत सारे होते हैं और सब विक्रेताओं की वस्तुएं एक दूसरे से अलग अलग होती है, इसलिए वस्तुओं में विभेद होता है ना। जैसे मैंने आपको टूथपेस्ट की कंपनियों के एग्जांपल दिए थे, जैसे पेप्सोडेंट, सिबाका, क्लोजअप, कोलगेट, पतंजलि, है तो सारे पेप्सोडेंट, लेकिन वस्तुओं में विभेद है। किसी का टेस्ट अलग है, किसी का कलर अलग है, किसी की पैकिंग अलग है, किसी का ट्रेडमार्क अलग है, ऐसे अलग अलग वस्तु विभेद। तो वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक की विशेषता है और कीमत विभेद एकाधिकार बाजार की विशेषता है। भारत में 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो भारत में 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। वित्त मंत्री नहीं लिख देना गाइस, यहाँ पर वित्त सचिव इसका राइट आंसर है, वित्त सचिव। कई बार आप लोगों से स्थानापन्न वस्तु को पूरक वस्तुओं के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है या इनके उदाहरण दीजिए, या पूरक वस्तुएं क्या होती है और उनके उदाहरण दीजिए। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी, ठीक है, पेन व पेंसिल, गेहूं व चावल, गुड़ व शक्कर। तो ये स्थानापन्न वस्तुएं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में इनके या तो इनकी मीनिंग पूछ लिया जाता है या इनके एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग हम साथ साथ में करते हैं, जैसे कि पेट्रोल व कार, बिजली वो बिजली से चलने वाले उपकरण, आप पंखा बोल सकते हो, ट्यूबलाइट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और पेन व स्याही, मार्कर और बोर्ड, तो ये सारी की सारी पूरक वस्तुएं। नति परिवर्तक बिंदु या मोड़ का बिंदु किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नति परिवर्तक बिंदु या मोड़ का बिंदु किसे कहते हैं? तो नति परिवर्तक बिंदु वह बिंदु होता है जिससे पूर्व कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है और जिसके बाद
कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। मैंने आप लोगों को उत्पादन की अवधारणा वाली वीडियो में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम समझाया था, उसके अंदर आप उस पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि मोड़ का बिंदु एग्जैक्टली क्या है। तो मोड़ का बिंदु या नति परिवर्तक बिंदु वह बिंदु होता है जिससे पूर्व आपका टीपी टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, और जिसके बाद आपका जो टीपी वो घटती दर से बढ़ता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है। कई बार एग्जाम के अंदर व्यक्त तथा अव्यक्त लागतों की परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि व्यक्त लागतें क्या होती हैं और अव्यक्त लागतें क्या होती हैं। तो व्यक्त लागतें या स्पष्ट लागतें, व्यक्त लागतों को हम स्पष्ट लागतें भी कहते हैं। तो व्यक्त लागतें या स्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जिनको उत्पादक द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है। वो व्यक्त यानी एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन अगर किसी खर्चे को, किसी लागत को उत्पादक ने अपनी लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाया है, जैसे स्वयं की मजदूरी, स्वयं के मकान का किराया, ठीक है, तो ऐसे खर्चों को व्यापारी जो होता है उत्पादक अपनी लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाता, तो वो कहलाती हैं अव्यक्त लागतें या अस्पष्ट लागतें। कौन से लागत वक्र की आकृति एक्स अक्ष के समानांतर होती है? तो एक्स अक्ष के समानांतर होती है कुल स्थिर लागत वक्र की आकृति, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की आकृति एक्स अक्ष के समानांतर होती है। और कौन सा लागत वक्र आयताकार अतिपरवलय कहलाता है? तो एएफसी। तो टीएफसी और एएफसी में कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर आपको अच्छे से क्वेश्चन करके आने हैं। इसी तरह आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भेजता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू गाइस।